नमस्कार साथियों, आज हम लोग हेमेटोलॉजी में ल्यूकेमिया से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ल्यूकेमिया क्या होता है। बोन मेरो में एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी के एक्युमुलेशन से ल्यूकेमिया उत्पन्न होता है। ल्यूकेमिया दो प्रकार का होता है, एक माइलॉइड ल्यूकेमिया हम लोग पढ़ते हैं और एक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया पढ़ते हैं। तो माइलॉइड ल्यूकेमिया क्या होता है? बोन मेरो में माइलॉइड सेल्स के एक्युमुलेशन में प्रॉब्लम के कारण माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है। और जब हम लोग देखते हैं कि हेमेटोपोइसिस जब होता है, हेमेटोपोइसिस स्टार्ट होता है, तो प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल वो पहले प्रोजेनाइटर सेल जो होता है वो पहले दो भाग में डिवाइड होता है, माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। तो लिम्फॉइड स्टेम सेल से लिम्फोसाइट बनता है। माइलॉइड स्टेम सेल फिर फर्दर 3 यूनिट में बढ़ता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोब्लास्ट। तो यहीं से हम लोग देखते हैं कि जब माइलॉइड स्टेम सेल में खराबी आता है तो वहां से माइलॉइड लिकोमिया होता है, और जब लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में प्रॉब्लम आता है तो लिम्फॉइड या लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है। आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, विच ल्यूकेमिया इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम? फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम, कौन सा ल्यूकेमिया फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम से अधिक संबंधित है? देखिए, फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम से अधिक संबंधित है, यानी पूछ रहा है किस ल्यूकेमिया में फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम का निर्माण होता है। तो हम लोग फिलाडेल्फिया देखते हैं कि फिलाडेल्फिया में होता क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 के बीच ट्रांसलोकेशन हो जाता है, तब जाके क्या होता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का निर्माण होता है। और यह होता कब है? तो यह क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में यह कंडीशन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, और रॉड्स आर कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन, और रॉड्स किस में पाए जाते हैं? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए, और रॉड्स क्या होता है? और रॉड्स लाल रंग की सुई जैसी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होता है। इंक्लूजन्स का मतलब क्या होता है कि ब्लड सेल के अंदर दिखने वाला एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को हम लोग इंक्लूजन्स कहते हैं। तो और रॉड्स क्या है? लाल रंग की सुई जैसी साइटोप्लाज्मिक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ब्लड के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? और रॉड्स। और रॉड्स एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में। अगला प्रश्न है, द साइटोकेमिकल स्टेन मोस्ट यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग माइलोब्लास्ट इज, यानी माइलोब्लास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा स्टेन का उपयोग किया जाता है? आप लोग आंसर कीजिए। माइलोब्लास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सूडान ब्लैक बी स्टेन का उपयोग किया जाता है। सूडान ब्लैक बी स्टेन माइलॉइड ग्रेन्यूल्स और फॉस्फोलिपिड्स को स्टेन करता है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में सूडान ब्लैक बी का स्टेन पॉजिटिव शो करता है, इसलिए माइलोब्लास्ट को पहचानने के लिए सूडान ब्लैक बी स्टेन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ल्यूकेमिया कॉमनली शोज स्मज सेल्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्मज सेल्स इन पेरिफेरल स्मेयर बोलता है किस ल्यूकेमिया में पेरिफेरल स्मेयर में स्मज सेल्स दिखाई देता है?
तो स्मज सेल्स क्या होता है? स्मज सेल्स जब हम लोग क्या पेरिफेरल स्मेयर बनाते हैं तो उसमें जो टूटा हुआ सेल्स होता है, जो लिम्फोसाइट टूट जाता है, उसी को क्या कहते हैं? स्मज सेल्स। बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होता है और स्मज सेल्स जो है वो वृद्ध व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। तो यह कंडीशन यानी स्मज सेल्स दिखता कब है? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में दिखता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज स्कोर इज डिक्रीज्ड इन, यानी लैप स्कोर किसमें कम होता है? देखिए लैप स्कोर क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स का जब हम लोग एंजाइम एक्टिविटी को चेक करते हैं, सॉरी दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स के एंजाइम एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम लोग लैप स्कोर का यूज करते हैं। तो जब हम लोग लैप स्कोर लगाते हैं तो वो डिक्रीज्ड शो करता है कब? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के कंडीशन में लैप स्कोर जो है वो डिक्रीज्ड हो जाता है। अगला प्रश्न है, which Fab subtype of AML is strongly associated with disseminated intravascular coagulation? फैब सबटाइप क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं, फैब का मतलब क्या है? फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया को फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एम नॉट से लेकर के यानी M0 से लेकर के M7 तक क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें हम लोग मुख्यतः 3 को पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, M3, M5 और M7। देखिए M0 जो है उसको हम लोग कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड, यानी इमेच्योर सेल्स, वो मैच्योर नहीं होता है। उसके बाद M1 से मैचुरेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। M3 को हम लोग कहते हैं प्रोमाइलोसाइटिक सेल्स। M3 में क्या पाया जाता है? और रॉड्स पाया जाता है और फैगोट सेल्स इसी में पाया जाता है M3 में। M5 को हम लोग मोनोसाइटिक कहते हैं जिसमें गम हाइपरट्रॉफी होता है और M7 में मेगा कैरियोब्लास्ट पाया जाता है जो कि डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होता है। इस क्वेश्चन में पूछता है कि AML का कौन सा सब टाइप DIC से अत्यधिक संबंधित है, यानी डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर से रिलेशन किसका है? तो AML का टाइप है AML M3, यानी एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। AML M3 को क्या कहते हैं? एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसमें DIC होने का खतरा सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, द ब्लास्ट परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया। बोलता है WHO मापदंड के अनुसार एक्यूट ल्यूकेमिया के निदान हेतु ब्लास्ट प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो WHO क्लासिफिकेशन के अनुसार एक्यूट ल्यूकेमिया के डायग्नोसिस के लिए बोन मेरो या पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में 20% से ज्यादा या 20% के बराबर ब्लास्ट होना आवश्यक है, यानी या तो 20% हो या 20% से अधिक हो, तब हम लोग एक्यूट ल्यूकेमिया का डायग्नोसिस करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 20%। अगला प्रश्न, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडाइल ट्रांसफरेज यानी TDT पॉजिटिविटी इज कॉमनली सीन इन। बोलता है TDT पॉजिटिविटी सामान्यतः किस में देखी जाती है? TDT यानी टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडाइल ट्रांसफरेज,
इमेच्योर लिम्फोसाइट सेल्स में पाए जाने वाला एंजाइम है। टीडीटी सबसे पहला पॉइंट क्या है? एंजाइम है, जो किस में पाया जाता है? इमेच्योर लिम्फोइड सेल्स में। यह एक्यूट टीडीटी एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में पॉजिटिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ALL एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, विच ल्यूकेमिया इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन? बच्चों में सबसे सामान्य ल्यूकेमिया कौन सा है? तो बच्चों में सबसे सामान्य ल्यूकेमिया AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है। अगला प्रश्न है, फैगोट सेल्स आर एसोसिएटेड विथ? फैगोट सेल्स किससे संबंधित है? फैगोट सेल्स क्या है? फैगोट सेल्स एबनॉर्मल प्रोमाइलोसाइट्स होता है। अब एबनॉर्मल प्रोमाइलोसाइट्स किसको हम लोग बोलते हैं? तो AML का हम लोग FAB क्लासिफिकेशन जो पढ़े थे उसमें M3 को ही प्रोमाइलोसाइट्स कहते हैं हम लोग। तो प्रो M3 में जब एबनॉर्मलिटी आती है तो उसी में फैगोट सेल्स होता है। फैगोट सेल्स में अनेक और रोड्स बंडल्स के रूप में पाया जाता है। फैगोट सेल्स एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया प्रोमाइलोसाइट्स की विशेष पहचान होती है, यानी M3 एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के M3 वर्जन को पहचानने के लिए उसमें फैगोट सेल्स का होना अनिवार्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AML। अगला प्रश्न है, द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग्स इन क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया इज? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में सबसे सामान्य निष्कर्ष क्या है, यानी सबसे जरूरी चीज जो हम लोग देखते हैं कि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया यदि है तो उसमें क्या बढ़ा हुआ हो सकता है? तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में बेसोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी बेसोफिलिया हो जाएगा क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में। अगला प्रश्न है, which marker is characteristically positive in B cells? All B cell बी सेल एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में कौन सा मार्कर सामान्यतः पॉजिटिव होता है? तो CD19 यानी CD19 एक बी सेल का मार्कर है। बी सेल एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में पॉजिटिव होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CD19। अगला प्रश्न है, बोन मैरो इन एक्यूट ल्यूकेमिया इज यूजुअली? एक्यूट ल्यूकेमिया में बोन मैरो सामान्यतः कैसा होता है? हम लोग देखें ल्यूकेमिया, सबसे पहले ल्यूकेमिया दो प्रकार का होता है, माइलॉइड सीरीज और लिम्फोइड सीरीज। तो माइलॉइड में भी एक्यूट ल्यूकेमिया होता है और क्रोनिक ल्यूकेमिया होता है, और लिम्फोइड में भी एक्यूट और क्रोनिक होता है। तो वही पूछ रहा है एक्यूट ल्यूकेमिया में बोन मैरो सामान्यतः कैसा होता है? तो एक्यूट ल्यूकेमिया में बोन मैरो सामान्यतः हाइपर सेलुलर होता है, क्योंकि ब्लास्ट सेल क्या करता है? नॉर्मल मैरो सेल्स को रिप्लेस कर देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपर सेलुलर। नॉर्मल सेल्स जैसे हो गया हमारा WBC, RBC, तो इसमें क्या होता है कि जब नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस करेगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि एनीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, न्यूट्रोपिनिया हो जाएगा। अगला प्रश्न, हैरी प्रोजेक्शंस ऑन लिम्फोसाइट्स आर बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय? लिम्फोसाइट पर हैरी प्रोजेक्शन किससे सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित हो सकता है, यानी हैरी प्रोजेक्शन को किस टूल्स के द्वारा हम लोग अच्छे से देख सकते हैं? तो हैरी से ल्यूकेमिया में लिम्फोसाइट्स पर बाल जैसी प्रोजेक्शंस दिखाई देता है, जो कि हम लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से अच्छे तरह से देख सकते हैं हैरी प्रोजेक्शन को। अगला प्रश्न है, which leukemia is associated with the highest total leukocyte count?
किस ल्यूकेमिया में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट सबसे हाईएस्ट होता है? तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बहुत अधिक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न, गम हाइपरट्रॉफी इज कॉमनली सीन इन। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया M5। M5 सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया। यानी इसी M5 वाला कंडीशन में क्या पाया जाता है? गम हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, द एस्टेरी स्काई अपीयरेंस इज क्लासिकली एसोसिएटेड विथ। एस्टेरी स्काई अपीयरेंस सामान्यतः किससे संबंधित है? यानी एस्टेरी स्काई मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो है स्टार, जो स्टेरी स्काई में जो स्टार होता है उसके जैसा दिखाई देने लगता है, स्टार्स के जैसा दिखाई देने लगता है किस कंडीशन में? तो बर्किट ल्यूकेमिया यानी बर्किट लिम्फोमा के कंडीशन में एस्टेरी स्काई हम लोग को दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, which anticoagulant is preferred for flow cytometry in leukemia diagnosis। ल्यूकेमिया निदान में फ्लो साइटोमेट्री के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट उपयुक्त है? तो ईडीटीए सेल मॉर्फोलॉजी और एंटीजन प्रिजर्वेशन को बेहतर बनाए रखता है, इसीलिए हम लोग ल्यूकेमिया के लिए ईडीटीए का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, साइटोकेमिकल पॉजिटिविटी फॉर नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज की पॉजिटिविटी किसकी विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज किस कंडीशन में पॉजिटिव पाया जाता है? तो नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज स्टेन मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया में पॉजिटिव होता है। और मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया अभी हम आप लोगों से डिस्कस किए थे कि मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया M5 सीरीज, AML M5 सीरीज का नाम है मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया में पाया जाता है पॉजिटिव नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज स्टेन। अगला प्रश्न है एंड लास्ट प्रश्न है, द प्रेजेंस ऑफ बीन्स जॉन्स प्रोटीन इज मेनली एसोसिएटेड विथ। बीन्स जॉन्स प्रोटीन की उपस्थिति मुख्यतः किससे संबंधित है? बीन्स जॉन्स प्रोटीन मोनोक्लोनल लाइट चेन होता है जो यूरिन में पाया जाता है। बीन्स जॉन्स प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? यूरिन में पाया जाता है। और मल्टीपल माइलोमा के कंडीशन में बीन्स जॉन्स प्रोटीन पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।